नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उसको तकरीबन 2 साल का तकरीबन अरसा, या आप समझ लें 20 माह और कुछ 25 दिन इस वक्त इस हुकूमत को हो गया है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के अंदर अदालती बहरान शिद्दत पकड़ गया है, सियासी अदम इस्तेहकाम शिद्दत पकड़ गया है, आइनी बहरान पकड़ गया है, समाजी और मुआशी बहरान शिद्दत पकड़ गया है। IMF से अरबों डॉलर्स कर्ज लेने के बावजूद आवाम की हालत मजीद तबाही की तरफ है। हुकूमती दावे के बावजूद मुल्क की तरक्की मुंजमद हो चुकी है। IMF करप्शन की रिपोर्ट हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्या मुल्क को एक बार फिर मीसाक़े जमहूरियत की ज़रूरत है? हम इस चीज़ को पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे और अपने दूसरे हिस्से में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हालिया पाक फ़ौज ने, यानी पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के ख़िलाफ़ जो जंग जीती उससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बहुत बुलंद हो गया। मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान का इमेज फ़ौज की इस जंग के बाद इतना बुलंद होने के बावजूद पाकिस्तान में दुनिया भर से, पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पे दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से इनकारी हैं। बैरूनी सरमायाकारी तो छोड़िए, अंदरूनी जो हमारे सरमायाकार हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में अपना सरमाया लेकर मुल्क से बाहर जा चुके हैं। और जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं जो कई कई सालों से पाकिस्तान में काम कर रही थी, गुज़िश्ता 2.5-3 साल में या तो उन्होंने यहाँ अपना मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया है या मुकम्मल तौर पर बाहर चली गई हैं। अब सवाल ये है कि इसकी क्या वजूहात है, मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा क्या वजूहात है, क्या हो सकता है? क्या नाअहलियत है, नाक़ुस हुक्मरानी है, बैड गवर्नेंस है, नाक़िस पॉलिसी है, या इस मुल्क में कानून और इंसाफ की तकरीबन कमी हो गई है बहुत? इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, मेंबर कोर कमेटी तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं अरबाब खिज़र हयात, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब शाहिद मैतला साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ हैं अरबाब खिज़र शायर ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, मैं अपने पहले सेगमेंट पे आता हूँ और सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब नईम हैदर पंजोता साहब के पास। तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात इस वक्त अपोजिशन में बैठी हुई है, उनसे मालूम करना चाहता हूँ कि ये 20 महीने की जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जो मैंने चंद बातें गिनवाई, आप इसको कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। और देखिए, पहली बात तो यह है कि आज तक हम बात करते रहे कि पाकिस्तान को सिर्फ लूटा गया है, पाकिस्तान को दिया कुछ नहीं गया, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस जायदादें प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं, पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचा गया। और जब जब ये बात की तो ये कहा गया कि देखें जी, ये बिल्कुल हमारे सियासी मुखालिफ हैं तो ये बात करते हैं। हकीकत ये नहीं है, आपके सामने है कि मुख्तलिफ इदारों ने जब रिपोर्टें दी, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी और इदारों ने रिपोर्ट दी, उस पर भी यही कहा गया। अब जब मामला है IMF का, तो ये जो हुकूमत है, जिनकी हुकूमत 35 साल से है, या आप लगा लें बाकी पार्टियों की भी जो हुकूमत का हिस्सा रही या हुकूमत में रही, इन तमाम लोगों ने जो आज तक किया या किए जा रहे हैं, उसकी ये वाज़ेह तौर पर एक चार्जशीट है। यानी 5300 अरब रुपए की करप्शन का अगर IMF कहती है कि पाकिस्तान में हुई है, और अगर IMF कहती है कि 21% की जो है वो बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो बेरोजगारी है, या 26वीं और 27वीं यानी तरमीम का जिक्र होता है, उस वक्त तो 26वीं का जिक्र हुआ, वो रिपोर्ट तो जो है वो
हिडन रखी गई, बाद में उसे इसलिए शाया नहीं किया गया कि 27वीं तरमीम के अंदर ये रुकावट या आगे से ये ना हो कि आपकी ये कारकर्दगी है या बाकी चीज़ें जो उन्होंने बताई, करप्शन, गवर्नेंस और जीडीपी के हवाले से, और जो एक एलीट माफिया है पाकिस्तान के अंदर उसके हवाले से, ये तमाम तर चीज़ें तो हम ऑलरेडी पहले पाकिस्तान की अवाम बच्चा बच्चा जानता है कि ये इन्होंने की हैं। और उस जो रिपोर्ट के बाद ये मामला सारा उठाया गया, सारा हमारी तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। आज भी इनसे सवाल करें कि बताएं इसके ऊपर कौम को कि आपने मुल्क को क्या दिया है, और सिर्फ आपका मकसद जो है इक़्तिदार के अंदर आना सिर्फ अपने मामलात सीधे करना है या इस कौम की खिदमत करना है। सियासत तो पैगम्बरों ने भी की और इबादत समझ के की, आपने तो इसको इबादत की जगह के ऊपर सिर्फ आवाम के ऊपर जुल्म करना जो है वो आपने किया, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। अब तरीके इंसाफ देखें, इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर आपके सामने है, कोरोना के बावजूद 6 पॉइंट प्लस जीडीपी थी। बिजली का रेट क्या था, गंदम का रेट उस वक्त क्या था, आटा किस का रेट क्या था, बाकी आप देख लेंगे खाने पीने की चीज़ों का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, ठीक है जी, चीनी का रेट क्या था, गैस का रेट क्या था। हर चीज का आप रेट देखें तो सिर्फ 2 गुना या 3 गुना नहीं, किसी का 200%, किसी का 1200%, किसी का 400%, किसी का 500%। और इसी तरह करप्शन के अंदर भी आए रोज दिन ब दिन इजाफा आपने होते देखा है। तो ये कब कानून के सामने सरेंडर करेंगे? एक कानून के सामने सरेंडर करवाने वाला शख्स जिसने कानून और इंसाफ की बात की, उसने कहा कि गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक गरीब जो है वो किसी मोटरसाइकिल की चोरी के अंदर जो है वो महीनों सालों सजा काटे, और एक अमीर जिसने मुल्क लूटा हो उसको बस छोड़ दिया जाए कि वो कानून से ऊपर है। उसकी डील हो गई है, लंदन में डील हो गई है, या दुबई में हो गई है, या वो यहाँ से भाग के जद्दा चला गया है तो जद्दा सऊदीया ने उसकी गारंटी दे दी है तो अब उसे छोड़ दिया जाए। तो ये कब कानून की गिरफ्त के अंदर आएंगे? कब ये सरेंडर करेंगे और कहेंगे कि हमें इस्तिस्ना हासिल नहीं है? हम जवाब दें। आपके सामने 27वीं तरमीम के अंदर इन्होंने क्या किया कि इनको टच ना किया जाए, इनको पूछा ना जाए, ये लूट मार करें, ये गोली चलाएं, ये लोगों पर जुल्म करें, जबर करें, इन्हें टच ना किया जाए। क्यों ना टच किया जाए? जब हमारे पैगंबर कहते हैं कि हम कानून के सामने सरेंडर जवाब दें, तो किस तरह ये कानून से ऊपर हो सकते हैं? ये तो हमारी इस्लामी तालीमात, हमारे मजहब के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें करके, सारी तरमीमें करके लोगों को उठा के ये समझते हैं कि हाँ ये छूट जाएंगे। बिल्कुल नहीं। इमरान खान इंशाल्लाह आएंगे, इस मुल्क की जो है बागडोर संभालेंगे, मुल्क सही रास्ते पे जाएगा, और ये तमाम तरमीमें हम वापस कराएंगे और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आप इनसे पूछें कि गंदम जो स्कैंडल आया उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो कोई जवाब नहीं होगा। आप इनसे पूछें स्कैंडल आया क्या कार्रवाई हुई, कोई जवाब नहीं आएगा। आप इनसे पूछें कि जो दुबई लीज के अंदर तमाम लोगों के नाम है उस पर क्या हुआ, कोई जवाब नहीं होगा। आप इनसे पूछें कि 1000 अरब रुपए की करप्शन के हवाले से ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि मरीम नवाज ने की है, क्या उस पे उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? एमन फील्ड से लेकर और इस वक्त अगर आप लगाएं ये IMF की रिपोर्ट तक हिसाब हम मांगते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक ना वो रसीदें दी हैं और ना ये अब हिसाब देंगे। ये बात करेंगे जी इमरान खान की मुलाकात बंद करा दी जाए, वो मुल्क के खिलाफ है। भाई मुल्क के हक में आपने कौन सा काम किया? मुल्क के खिलाफ तो आपने काम किया है। 1 रुपए की करप्शन उसकी दिखाएं, मिलें दिखाएं, फैक्ट्रियां दिखाएं, कारोबार दिखाएं। उसने तो अब कहा कि मेरी जायदाद भी शौकत खानम के नाम होगी अगर मैं इस दुनिया से जाता हूं। आपने क्या ऐसी कहीं पर वसीयत देखी इनकी तरफ से? ये तो 1 रुपया जो है वो 1-1 रुपया गरीब से निचोड़ते हैं। सैलाब आता है, फंड लेते हैं दुनिया से, और वो सैलाब के नाम के ऊपर फंड लिए खा जाते हैं। सड़कें बनाते हैं, सड़कों के अंदर भी क्योंकि कमीशन आता है, काम ही सारे ये वो करते हैं जहां इनको कमीशन मिले, जहां इनको पैसे मिले, उसके अलावा इनकी कोई और अप्रोच ही नहीं है। कितना इन्होंने हेल्थ के अंदर काम किया। सेहत कार्ड इमरान खान ने दिया, लोग इलाज कराते थे, वो इन्होंने आते ही खत्म किया कि नहीं भाई आवाम का भला नहीं होना चाहिए। अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। एजुकेशन के अंदर कितना इन्होंने काम किया कि अमीर और गरीब के लिए हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे जहां आम आदमी का बच्चा जाकिर खान का पढ़ता है, इरफान का पढ़ता है या नाजम का पढ़ता है। बताएं, ये नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि हमारे बच्चे बाहर पढ़े लंदन ठीक है, मैं और गरीब आदमी के जो बच्चे हैं वो इधर रोले टाटों पे बैठे, उनको तालीम हासिल ना हो। अच्छा सर, अरबाब खिज़र हयात साहब, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, बड़ी मंझी हुई जमात है। 3 दफ़ा आपके वज़ीर आज़म
रहे हैं। और आज भी जो वज़ीर आज़म हैं वो 2-3 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे हैं। लेकिन सर ये 20 माह में ये जो आपके IMF ने रिपोर्ट दी है वो तो बड़ी हैरत अंगेज़ रिपोर्ट है, बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है, जिसमें कह रहे हैं वो 26 बिलियन डॉलर्स आपके हर साल करप्शन हो रहा है और 5300 करप्शन की बात उन्होंने की है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रा ये बताइए सर, इतनी मंझी हुई जमात, मुल्क इस वक्त 78 साल का जो कर्ज का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया आपने, 78 साल का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है। FDI जो है वो जो सरमायाकारी है बैरूनी, वो आपने 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, उसके बाद बेरोज़गारी का आपने 21 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और गुर्बत के हवाले से जो आपका 45 से 46% तक पहुंच गया है, ये भी आपने 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो सर आप बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड हमें बताइए जो आपने इस 20 महीने में इस मुल्क को दिया हो, इस गरीब आवाम को दिया हो। जी क्या कहते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने नईम पंजोता साहब की बातें बहुत गौर से सुनी है और ये हम तकरीबन, मेरे ख्याल में मैं तो तकरीबन हर रोज इनकी यही बातें सुनता आ रहा हूँ। बल्कि इनकी नहीं, PTI के हमारे जितने भी दोस्त थे तो उनकी यही बातें सुबह से लेकर रात 12 बजे तक यही बातें चलती रहती है। बाकी इससे अवाम भी बेजार हो चुके हैं इन बातों से, क्योंकि ये लोग सिर्फ टीवी पर आकर झूठ ही बोलते हैं, हकीकत ये बयान नहीं करते हैं कि कौम को कभी हकीकत भी बयान कर दे। आपने भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे पेश कर दी, लेकिन सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूंगा कि यहाँ जहां पर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर आज भी आपको मालूम होगा कि आज भी टांक में एक धमाका हुआ है और दहशतगर्दों ने एक तालीमी इदारे पर हमला किया है। यहाँ पर तो हम हर रोज इस बातों में लगे हुए हैं कि हमें कब अपनी जान की फिक्र होती है, अपने जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार है उनकी फिक्र होती है, हमें तो अपने अवाम की फिक्र होती है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो आए रोज खून बह रहा है। लेकिन इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारे सूबे के, वो वज़ीर-ए-आला है, वो चले जाते हैं अडियाला जेल के बाहर बैठ जाते हैं। हमें इस वक्त अपने सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे की सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम होंगे, हम जिंदा होंगे तो सियासत भी होगी, ये मुल्क भी होगा, सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता हम नहीं होंगे तो फिर इस क्या फायदा, और इस सियासत का क्या फायदा, और इन बातों क्या फायदा है। तो नईम पंजोता साहब, आपने एक लंबी लिस्ट तैयार कर दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 40 साल से इक़्तिदार में है, ये है वो। आप मुझे बताएं, आपकी भी तो यहाँ पर ये तीसरा टर्म चल रहा है, मुझे कोई स्कूल बताए, मुझे कोई हॉस्पिटल बताए, मुझे कोई कॉलेज बताए, मुझे कोई क्रिकेट ग्राउंड बताए या कोई और ग्राउंड बताए, मुझे कोई BHU दिखाए, आप कोई ताना दिखाए आप। मैं तो इस वक्त मैं चूंकि पिशावर में बैठा हुआ हूँ, मेरा इलाका जो कि तहकाल बाला, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारे इलाके का ताना अभी तक नहीं है। ये डॉक्टर साहब आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि हमारे इलाके का ताना भी नहीं है। यहाँ पर एक झोंपड़ी सी बनी हुई है, वहां पर ताना बना हुआ है, हालांकि ये पिशावर का सबसे पोश इलाका है। तो यहाँ के हालात तो ये है। दूसरी बात ये कि पिशावर जो के सबसे कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ से आप 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो इलाका गैर शुरू हो जाता है, शाम के बाद कोई घरों से नहीं निकल सकता है। ये हमारे सूबे के हालात है। और करप्शन की दास्तानें, नईम पंजोता साहब मुझे करप्शन की बातें ना बताए। यहाँ पर तो एक कोहिस्तान में जो है इनके एक क्लर्क के अकाउंट से अरबों रुपए की करप्शन निकली है। यहाँ पर तो आए रोज करप्शन की दास्तानें को सुनने को मिलती है। सुबह हम अखबार खोलते हैं तो इनकी करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती है, हम कोई न्यूज चैनल खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें देखने को मिलती है। तो मुझे तो अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये किस तरह दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। आज जो इनके खान साहब जेल में बंद है, क्या वो कोई खाना काबा से आए हुए हैं? उन्होंने जो करप्शन की है वो क्या किसी से ढकी छुपी है? क्या तोशाखाना केसेस उन पे है, अल कादर ट्रस्ट केस उन पे है, 9 मई का केस उन पे है? तो ये तमाम जो उनके मुकदमात है वो उसी में पड़े हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, उनको क्यों सजा दी गई थी? वो तो करप्शन में अंदर नहीं थे, उनको सिर्फ इस वजह पे नाअहल कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली है। ये उनका जुर्म था। मरियम नवाज शरीफ साहबा को किस जुर्म में जेल में डाला गया था? उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दीगर जो कैदीनों को जेल में डाला गया था सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकदमात की बिना पर। देखिए डॉक्टर साहब, बातें करना आसान है लेकिन उनको साबित करना फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है,
बहुत बहुत सही बात की आपने। मैं आगे आपसे बात करूंगा। मैं आता हूं शाहिद मैतला साहब की तरफ आ जाता हूं। शाहिद मैतला साहब, मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में आप कैसे देखते हैं इसको। जाहिर है आप एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं कि सियासी, अदालती, आईनी, समाजी, मौशी बहरान बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं और हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क की हालात जो बता रहे हैं वो मुंजमद हैं हर चीज़। उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि इसका हल है कि मीसाक़ जमहूरियत की जाए एक दफ़ा फिर। आप क्या कहते हैं सर मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें मैं आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से कहना चाहूँगा। जो आपने इशारा किया है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इकोनॉमी की, और ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया गया है। टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने, अदरवाइज़ जो कॉरपोरेट सेक्टर में टैक्स लगता है उसके हवाले से बात की है, उसमें रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात की है, और फिर उन्होंने ये भी बात की है कि जितना टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पाकिस्तान में दे रहा है शायद ही किसी जगह पे दिया जा रहा हो। मैं आपको बताऊं 50% तक टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर दे रहा है, विच इज़ हैवीएस्ट और विच इज़ ह्यूज इन दी होल वर्ल्ड इवन। तो इस टैक्स रेट के साथ और इन FBR की पॉलिसीज़ के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकती। जो हमारे क्लेम्स हैं, जो हमारा एक विजन था कि मईशत को लेके चलना है, मईशत को बेहतर करना है, बिजनेसेस को ग्रो करवाना है, तो ऐसा उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपको रिवर्ट करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ जो आपने बेरोजगारी के हवाले से भी बात की, अब देखिए 7.1% तक बेरोजगारी हो गई है, जो कि 20 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह है। आप देखिए कि पिछले दौर में इमरान खान साहब पर हम भी बहुत उनके नाक़िद रहे हैं। उनके दौर में 1.5% तक GDP भी गिर गई थी, बल्कि इससे भी नीचे चली गई थी। 0.6% पे GDP चली गई थी, लेकिन उस वक्त भी बेरोजगारी की ये शरह नहीं थी। तो अब जो क्लेम्स हमें हुकूमत के नज़र आते हैं वो बहुत टॉल हैं, वो बहुत सुहाने हैं, खुशगवार नज़र आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमें दाएं बाएं चीज़ें नज़र आती हैं वो वैसी नहीं। अच्छा, तीसरी चीज़ आप मुलाहजा कीजिए कि एक ओवरसीज़ कोई 1.25 करोड़ पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं जो $40 बिलियन के करीब रेमिटेंसेस हर साल भेजते हैं। अब उन पे मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मुख्तलिफ तरह के उनके खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं, उनको एक तरह से पनिश किया जा रहा है। और हाल ही में हमने गवर्नमेंट की एक ड्रिल देखी है, गवर्नमेंट के इदारों की ड्रिल देखी है, इमिग्रेशन और FIA की, कि वो स्टॉप कर रहे हैं। आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वीज़ा है, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऑफलोड कर दिया जाता है जहाज़ से। जिसका भी दिल करता है वो पैसे ना दे, रिश्वत ना दे, इमिग्रेशन वालों को 50,000, लाख, 2 लाख ना दे, उसको वो जहाज़ में बैठे हुए बंदे को, उसकी बोर्डिंग हुई बंदे को, पैसेंजर को, उसको उतार देते हैं, ऑफलोड की स्टैंप करते हैं, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसकी ज़ाया हो जाती है। 10-12 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का गल्फ़ का वीज़ा आता है, 60-70 लाख रुपए का यूरोप का वीज़ा आता है। जब आपने उसको ऑफलोड कर दिया और आपने उसके पासपोर्ट को स्टैंप कर दिया, उसका पासपोर्ट कागज़ का टुकड़ा भी नहीं रहा, वो रद्दी में फेंकने के भी काबिल नहीं रहा। तो आप इस तरह की पॉलिसीज को लेके चल रहे हैं कि जो एक सेक्टर थोड़ा सा आपको रिलीफ दे रहा है, थोड़ा सा आपको सप्लीमेंट कर रहा है, या थोड़ा सा आपकी मईशत चलाने में आपकी मुआवनत कर रहा है, आप उसको भी टारगेट कर रहे हैं। फिर चौथी चीज की तरफ आ जाए, आप एक्सपोर्ट लेड, आप पिछले 25 साल से आप कह रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है। पिछले 25 साल में $24 बिलियन से लेके $32 बिलियन से आगे एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रही। आप देखें कि आप क्या करते रहे हैं। नून लीग की भी ये तीसरी चौथी हुकूमत है, चौथी पांचवी हुकूमत है बल्कि पिछले 25 सालों में। तो आप तो एक सीजन टीम है, आप तो ये क्लेम करते हैं कि आपके पास बेस्ट इकोनॉमिस्ट मौजूद है, बेस्ट ब्रेन्स मौजूद है, उसके बावजूद आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड नहीं है। सो मच सो कि फैसलाबाद की बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, 100 से ज्यादा बंद हो गई हैं। पांचवी चीज, मिसाके जमहूरियत होना चाहिए। और ये तमाम चीजें सारी जो जितनी चीजें भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट भी तब आती है, बिजनेसेस भी तब ग्रो करते हैं
जब आपके मुल्क में कानून होगा, जस्टिस होगा, आपका अदालती निज़ाम बेहतर काम कर रहा होगा, पूरी दुनिया का डाटा आप लेके देख लीजिए, वो शेंजन से स्टार्ट होके आप मिडल ईस्ट में जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे जस्टिस सिस्टम, वहाँ पे जुडिशल सिस्टम मिसाली है और उस पर किसी किस्म का ना दाग है और ना ही उसकी परफॉर्मेंस किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। जाहिर शाह सिराजी साहब, अभी मैतला साहब ने भी पॉइंट उठाया और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस मुल्क का जुडिशल सिस्टम इंसाफ और कानून सही नहीं होगा वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा और समाजी नाइंसाफ़ी होगी, जहाँ समाजी प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ मुआशी बहरान पैदा होगा और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इस पर ज़रा आपकी राय मैं लेना चाहूँगा, लेकिन एक और बात भी इसके साथ अटैच करता हूँ और वो ये है कि दहशतगर्दी की बात की अरबाब खिज़र हयात साहब ने। मुझे ये बताइए कि इमरान खान का एक ज़माना था, क्लेम करते हैं पीटीआई वाले कि वो दहशतगर्दी केपीके में ना होने के बराबर थी, अब वो कह रहे हैं बहुत बढ़ गई है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन है? और क्या ये दहशतगर्दी का ताल्लुक़ सिर्फ सूबाई हुकूमत से होता है या इसमें मरकज़ी हुकूमत भी शामिल होती है? जी शिराजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं पहले आपके दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा। इकॉनमी पे शायद बेतरा साहब ने भी बात की, पंजोता साहब ने भी की, और मेरे ख्याल में वो फैक्ट्स एंड फिगर बड़े वाजे हैं कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। और इस वक्त आप अगर एक सिस्टम के अंदर, मैं तो ज़रा खुल के बात करूँगा, जब आपके सेनेट, आपकी कौमी सूबाई असम्बलियों के अंदर आपके जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल के ऊपर एक ख़ास किस्म का नेक्सस काम करता हो, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उसमें फिर कुछ दूसरी राय नहीं है कि नेक्सस के लोग मिल के काम करते हैं और वो इस मुल्क के अंदर एक अशराफिया का एक कहते हैं ना कि सुपरफिशियल टाइप का एक पावरफुल सिस्टम चला रहे हैं। उन्हें मुल्क चलाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एक इंडस्ट्री चला रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है इंडस्ट्री के तौर पे यूज होती है। और दूसरी बात, अगर आप देखें, आप पंजाब बेशक एक बड़ा सूबा है और वहां से जीतने वाले हमेशा हुकूमत में आते हैं। आपके मुल्क के अंदर कोई फेडरल हुकूमत इस वक्त नहीं है। आपके मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो सियासी मफादात से मुंसलिक लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, चाहे वो सिंध से आए हैं, चाहे बलूचिस्तान से आए, चाहे केपी से आए हैं। मेरे ख्याल में उनका अपना एक मैकेनिज्म है, वो उसके तहत काम करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वो उसका मुनाफा उठा रहे हैं। तो लिहाजा हम इनसे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि शायद इनका निज़ाम कैसा है, इकॉनमी बेहतर है, नहीं है, इनका गवर्नेंस का सिस्टम कैसा है। ये इनका ज़ाती मफाद का सिस्टम है। ये लोग अमीर होते जा रहे हैं जबकि आपके मुल्क की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स होती जा रही है। क्यों? आपके यहाँ शरह जो है वो नमू जो है वो गिर रही है, आपके एक्सपोर्ट्स जो है ना वो गिर रहे हैं, आपके इम्पोर्ट्स टैरिफ ज्यादा हो रहे हैं। रीजन ये है कि आपके यहाँ जब पैसा कमा के बाहर ले जाया जाए, जो अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए, तिजोरियों में भरा जाए, जब बेसमेंट्स में भरा जाए, आपके पास बड़े बड़े कमरे भरे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में निज़ाम ऐसा ही होगा। ये उस वक्त तक ऐसा चलता रहेगा जब तक सिस्टम ऐसे चाहता है। और ये कठपुतलियां हमने बिठाई हुई हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है रादर टू रन द सिस्टम। एक बात तो ये हुई। दूसरी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि हमें शायद यही लगता है, जैसे अरबाब साहब ने एक पिक्चर बड़ी होलनाक किस्म की जो है वो शो करने की कोशिश की। मैं भी अरबाब साहब के घर से तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर के फासले पे रहता हूँ हयाताबाद के अंदर, और ये जिस जगह रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उमराक और अशराफिया का एक बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि एक मरकज़ है जहाँ बड़े बड़े अरबाब फैमिलीज रहते हैं। उनके अपने इतने ज़्यादा जो है ना वो कह सकते हैं गार्ड्स और उनके चौकीदार हैं कि शायद इस तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये खैर पर्सनल बात है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं कहूँ इस वक्त मेरे ख्याल में देखिए जी, सूबे में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप नमक मंडी आ सकते हैं डॉक्टर साहब हैदराबाद से नमक मंडी 4-5 किलोमीटर के फासले पे मेरे ख्याल में, और आप एंजॉय कर सकते हैं हैदराबाद। बल्कि क्या, आप तोरखम बॉर्डर के ऊपर बैठ के कड़ाई खा सकते हैं। इतने भी लाइन ऑर्डर का इशू नहीं है जिस तरीके से अरबाब साहब जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों को डरा रहे हैं। आप बिल्कुल कल आ जाए, मैं आपको तोरखम बॉर्डर के ऊपर कड़ाई खिलाऊंगा। चलिए, ये तो एक जस्ट लाइक लाइटर नोट। देखिए, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत की जो सियासतबाजी है उससे हमारा सूबा जो है ना वो वाकई दहशतगर्दों के हवाले हो चुका है।
उसकी वजह यह है कि आप देखें मरकजी हुकूमत अगर आपके एनएफसी के फंड्स नहीं दे रही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ये है कि 90% सूबा रिलाय करता है अपने बजटिंग पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। 10% उसके अपने महासिल हैं, बाकी को वर्ल्ड बैंक का कर्जा हुआ, IMF की इमदाद हुई, कोई और डोनर इदारे जो अपनी पसंद से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सूबे के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो एक अलग चीज है। बाकी मुझे ये बताएं कि आपकी PSDP 90 के करीब स्कीमें उस सूबे के अंदर आ नहीं रही। अरबाब साहब से ये पूछा जाए कि उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं सूबे के, वो फेडरल लेवल के ऊपर, आपने कभी उन्हें सूबे में देखा है? मैं ऑब्जेक्टिव बात करूंगा, आई डोंट हैव एनी एफिलिएशन विद एनी पार्टी, मैं ना PTI की बात कर रहा हूं ना किसी और की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। एक सेकंड। हाँ, बिल्कुल होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ लाइन ऑर्डर की तरफ। डॉक्टर साहब, अब सुबह अल्लाह के नाम पे इन्होंने चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया कि वो लाइन ऑर्डर को देखेंगे, वो मिलिटेंसी को फाइट करेंगे, वो टेररिज्म को फाइट करेंगे। मेरे ख्याल में पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, CTD डिपार्टमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। दूसरा, आपने देखे मर्ज एरियाज के लिए जो आपने प्रोमिस किए कि जब मर्ज एरियाज को KP के अंदर शामिल किया जाएगा तो 14.5% आबादी के लिहाज से उसको फंड्स मिलने थे। अब आपके सूबे की आबादी 19.6% वो डिमांड करते हैं। फिर आप देखें NFC के अंदर आपको वो चीजें नहीं मिल रही। फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत, मैं समझता हूं दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस वक्त जो कियाटिक सिचुएशन है सूबे के अंदर। मरकज और सूबे की आपस की, आप देखें डिप्लोमेट की रिपोर्ट थी कि मरकज और सूबे की आपस की लड़ाई की वजह से कोई लाइन ऑर्डर का इशू पैदा हुआ है। दूसरा, बेशक हम सूबे के वज़ीर आला को मुबर्रा नहीं कर सकते, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, पहले वाले भी थी, अभी वाले भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब आखिरी, वो है कि आप KP और आपका बलोचिस्तान वो बॉर्डरिंग सूबे हैं, वो मरकज के जो है ना वो दायरा-कार के अंदर इसलिए आते हैं कि उनके बॉर्डर दूसरे मुल्कों से मिलते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करती है फेडरल गवर्नमेंट। अब अगर आप सूबे को ये कहें कि आप बॉर्डर पे भी जाके लड़ेंगे, मेरे ख्याल में वो नहीं कर सकते। हाँ, आखिरी चीज ये कि सूबे की हुकूमत भी सियासत कर रही है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, वो मिलिटेंसी के ऊपर भी कर रही है, वो TTP के ऊपर भी कर रही है, और शायद यही वजह है कि दोनों की जो सियासी बयानबाजी है उसने मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात में डाल दिया है खैबर पख्तूनख्वा और खासकर उसके अवाम को। और जो लाइन ऑर्डर का इशू बड़ा सीरियस होता जा रहा है, दिस इज द मेन रीजन कि दोनों हुकूमतें एक पेज के में नहीं है। अच्छा सर, मैं एक सवाल करता हूँ, बिल्कुल आखिरी 30 मिनट का जवाब दीजिएगा। अरबाब खिजर रियाज साहब भी सुने, क्या वाकई इमरान खान जब मरकज में थे और उनकी KPK में भी हुकूमत थी तो दहशतगर्दी बिल्कुल ना होने के बराबर थी? बस 30 सेकंड का जवाब चाहिए सर। डॉक्टर साहब, आप तो दहशतगर्दी की बात करें, उन्होंने तो यहाँ पर तालिबान के लिए नहीं, मैं आपसे पूछूंगा अरबाब साहब, मैं आपसे पूछूंगा। मैंने इस वक्त जाहिर शाह साहब से ये 30 सेकंड का जवाब पूछा है कि जवाब दें जाहिर शाह साहब, 30 सेकंड है आपके पास। मेरे ख्याल में देखिए डॉक्टर साहब देखिए, मेरे ख्याल में उस वक्त अगर आप देखें तो हालात जरा से मुख्तलिफ थे। आप चीजों को रिकंसिलेशन की तरफ लेके जा रहे थे। उस वक्त शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान बहैसियत वजीर आजम की पॉलिसी यही थी कि हम बातचीत के जरिए से मसाइल को हल करें। अब मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि सिनेरियो बड़ा मुश्किल है। वो लोग जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आपकी डेमोक्रेसी को नहीं मानते, आपके सिस्टम को नहीं मानते, तो आई थिंक अब देयर इज नो वे कि आप उनके खिलाफ अगर नहीं लड़ेंगे तो वो आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। TTA और TTP, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर के खतरात है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। यू हैव टू टैकल इट। जी ठीक है। वक्त खत्म, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा। कोशिश करता हूं मैं कि अपने सवाल में छोड़कर अपने मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोगों तक पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं जनाब नईम हैदर पंजोता साहब, आप जो भी बोलना चाहें बोलें। 5 मिनट आपके पास है, हर कैंडिडेट के पास, जो हमारे मेहमान हैं उनके पास 5-5 मिनट है इस सेगमेंट में। और एक चीज़ और ज़रूर पूछना चाहूँगा मैं, वो ये है कि ज़ाहिर है आपके दौर में भी सियासी कैदी हुए और मियां नवाज शरीफ साहब और लोग बहुत जेल गए, तो क्या उस वक्त भी आपका जेल का सिस्टम यही था जो आज जनाब इमरान खान के हवाले से जो है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं था।
आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे तो उनको तमाम तरह फैसिलिटीज हासिल थी, खाने भी उनके बाहर से जाते थे उनको। कहीं मैं पिछले सेगमेंट के अंदर बैठा हुआ था एक शो के अंदर, नसरुल्लाह मलिक साहब तजिया निगार हैं, साफ़ी हैं, वो भी कह रहे थे कि मैं भी मिला था और कई और साफ़ी मिले थे। आपके सामने ही होगा कि कई साफ़ियों ने एक लिस्ट में हमने नाम डाला, आज तक किसी की मुलाकात आपने की देखा कि अहमद मीर साहब की हुई हो, आपकी हुई हो, मंसूर की हुई हो या किसी और की हुई हो, नहीं मुलाकात हुई। इसी तरह जो उनकी फैमिली है, जिसके रुफ़का हैं, जो उनके सियासी लोग हैं, वो तमाम लोग जाते थे और सियासत की हद तक सियासी गुफ्तगू भी करते थे। आपको ये भी याद होगा कि उनको इस हद तक फैसिलिटीज हासिल थी मेडिकल के हवाले से कि टीमें जाती थी उनकी मर्जी के मुताबिक और जाकर उनका चेकअप करती थी। 1 साल हो गए उनके डॉक्टर जाती मॉलेज उनकी एक्सेस नहीं दी गई। पिम्स की अपनी टीम भेज देते हैं, जी ठीक है, वो टीम हालांकि आपकी अपनी है, आपके अंडर है, हुकूमत के हॉस्पिटल से भिजवाए हुए डॉक्टर हैं, तो उन पे तो हमें ट्रस्ट ही नहीं है। 26 नवंबर वाले साने के अंदर जो उनका रोल रहा है वो सारी दुनिया के सामने है कि किस तरह आपके कंट्रोल के अंदर वो सारा मामला आपने उसको भी किया और सारी चीजें निशानात मिटाने के लिए सारा कुछ आम जो आपके इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, आपके जो साफ्ती लोग हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, अखबारों ने रिपोर्ट किया, तो बिल्कुल माहौल अलग था। उन तक हर तरह की फैसिलिटीज थी। वो यहाँ से इलाज के लिए उनको लंदन तक जाने की इजाजत दे दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब सियासी कैदी हैं और तमाम केसेस उनके ऊपर झूठे हैं, जो कि एक एक केस अदालत के अंदर उड़ रहा है, उनकी जमानतें हो रही हैं, बरियत हो रही है, लेकिन जो उनके बुनियादी हकूक हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे। आपके सामने है कि 6 से 8 महीने हो गए उनसे उनके बच्चों की फोन पे बात नहीं हुई। 4 नवंबर से लेकर आज तक उनकी जो है किसी फैमिली के, किसी वकील की, किसी सियासी रफीक की, किसी दोस्त की या बाप की मुलाकात नहीं हुई। 1 साल हो गया है कि उनके किसी भी जुमरात के ऊपर जो सियासी रहनुमा है उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो उनके जो बुनियादी तमाम हकूक हैं उनको सलब कर दीजिए। अब आप इसमें देखें कि जेल मैनुअल जो है उसका रूल 92 जो है वो इजाजत देता है कि कोई भी कैदी उससे उसके रफ़का फैमिली वकला जाकर मिल सकते हैं। ये ना जेल मैनुअल को मानते हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को मानते हैं। हालांकि 3 मेंबर बेंच ने 24 मार्च को इस साल के, यानी 7 से 8 महीने हो गए, ये फैसला दिया था कि मंगल को वकला और फैमिली जाएगी और जुमरात को रफ़का जाएंगे, ना उसको मानते हैं। तो ये तो कोई चीज नहीं मानते। दूसरी ये चीज रह गई कि देखें मामला ये है कि इन्होंने बात की है कि केपीके के अंदर जो है वो ये मामला हुआ। सबसे पहली बात, मैंने आपके सामने पूरी लिस्ट रखी है, आप एक चीज के ऊपर मुझे झूठा साबित करके दिखाएं। IMF की रिपोर्ट के अंदर जो हकायक बयान किए गए हैं, उसके अलावा जो रिपोर्टें हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसके ऊपर आप मुझे झूठा बयान करके, आप बजाय ये कि अपना जवाब देने के आप कह रहे हैं जी कि यहाँ की बात कीजिए, पहले आप वो बात कीजिए, फिर आप मुझसे सवाल कीजिए, फिर मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा। मैं भागूंगा तो आप मुझे पकड़े। बनता तो ये है ना, जब आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप उल्टा अटैक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं नहीं बनाने दूंगा। की बात आप करें ना, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ की बात करें, आप छोड़े उसको। ये कौन बात कर रहा है? की बात क्लियर करें। ये कौन बात कर रहा है? यहाँ पर हम मर रहे हैं, ये कौन बात यहाँ कर पर रहा है? हम मर रहे ये हैं। आप अरबाब साहब हैं, वो अरबाब साहब अपने वक्त में बोल दिएगा, आप उनसे ले लीजिएगा जब उनका सेगमेंट होगा। पहली बात इन्होंने की अमन की, तो अमन जो है इमरान खान के दौरे हुकूमत में आया, वहां पर जो ड्रोन्स थे, अटैक्स थे, इमरान खान ने बातचीत वाला रास्ता इख्तियार किया। जितनी जंगें, जितने मामलात होते हैं, मसले का हल उन्होंने कहा कि बातचीत होती है और अमन कायम हो गया। उससे पहले भी अमन नहीं था और जब से इनकी हुकूमत वफाक में दी गई है अमन नहीं है। तो वजह क्या है? बॉर्डर्स कौन कंट्रोल करता है? जो दूसरे मुल्कों के साथ पॉलिसी कौन बनाता है? वफाक बनाता है ना। तो जेली मैंडेट के ऊपर बैठाए गए लोग जिन्होंने इनको बैठाया, उनकी मां के ऊपर ये इस तरह की पॉलिसियां बना रहे हैं कि मुल्क को तबाही की तरफ इन्होंने धकेला है। अमन हमारी वजह से खराब हुआ है। जो सूबे के अंदर हुकूमत होती है उसने सूबे के अंदर के मामला जो हैं वो कंट्रोल करने होते हैं। जो बाहर के ममालिक के साथ होता है वो वफाक का काम होता है। तो आपकी पॉलिसी वो नहीं है दोस्त, तो वो फॉल्ट है आपका। दूसरी ये चीज इन्होंने बात की कि इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया। भाई एक हेल्थ कार्ड जो मनसूबा है ना, कोई उसकी एग्जांपल मुझे दे दें तो मैं कहूंगा जी मैं झूठा और आप सच्चे। आपने तो पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, वफाक के अंदर हेल्थ कार्ड बंद कर दिया। आपने कहा कि गरीब का बच्चा इलाज क्यों करवा रहा है? 1 करोड़ तक केपी की हुकूमत हेल्थ कार्ड के ऊपर पैसे देती है। ठीक है। और इन्होंने बात की बाकी इदारों की, तो जो करप्शन पंजाब में हो रही है, जो वफाक में हो रही है, AC, DC, पटवारी, SHO, हर बंदे ने अपनी मर्जी से लगाया। ये बात टाइम कम है, सबको 5 मिनट देना है। मैंने उठाना
5 मिनट है, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट है, बस बस बस। लगा लो मुझे अरबाब ठीक है, ठीक है, नहीं मैदर साहब, अरबाब खिजर याद साहब, आप इसका जो भी जवाब देना, आपके पास भी 4-5 मिनट है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, प्लेटिलेट्स उनके कम हो गए थे, तो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब आए थे, उनको आगा खान के बेस्ट हेमाटोलॉजिस्ट थे। तो मैंने उनसे जब पूछा था तो उन्होंने बताया था कि जनाब उनको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्होंने एक बात जो बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ उस पर, और वो ख़ुद भी बहुत हैरान हुए। कहने कि यार उनको कार्डियक भी मसला है, हेमाटोलॉजी का भी मसला है, लेकिन उनके कमरे में पाए के देग मौजूद थे, पाए के देग मौजूद थे, और दूसरे डिशेस भी मौजूद थी। डॉक्टर साहब कहने के मैं हैरान हूँ कि वो कैसे इतना ज़्यादा खा जाते हैं। तो मुझे ये बताएं सर, इमरान खान को तो कहा जा रहा है बिल्कुल मिलने नहीं दिया जा रहा है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पाए भी थे, देगे भी थी, सहूलियात भी थी, ये फ़र्क मुनासिब है? ये जस्टिस नहीं है? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, जहां तक आप पाई की बात करें तो वो पाई नहीं थे, वो देसी चिकन थी। पाए माए वो नहीं खा रहे थे, वो उन पर डॉक्टरों ने सख्ती से पाबंदी लगाई थी। दूसरी बात ये कि नईम पंजोता साहब कह रहे हैं करप्शन, और बार बार करप्शन के कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो खैबर पुख्तूनख्वा की हुकूमत बनी है, क्या यह फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है? यहाँ पर आज आप इनके एक एक हल्के खोल दे, आपको हकीकत मालूम हो जाएगी। क्या यहाँ पर जो इनके तैमूर झगड़ा है, जो पंकज साहब है, इन सब पर इलेक्शन किसने हरवाया था? क्या इनके जो पिछले वो जिराला तेली गंडापुर साहब ने, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उन्होंने इन सब पे सीटें नहीं हरवाई थी? यहाँ पर जो इनके जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जो 1 लाख और 2 लाख वोट लेकर आ गए थे, अभी आपने देखा हरिपुर में इनका क्या हाल हुआ। हरिपुर इनकी अपनी सीट थी, जहां पर यूसुफ अयूब साहब, उमर अयूब साहब ने 1,92,000 वोट दिए थे। अब उनकी वो पोजीशन कहाँ चली गई? देखिए, हकीकत पूरी दुनिया को मालूम है, यहाँ पर इनकी कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। हरिपुर का इलेक्शन इसकी वाज़ेह मिसाल है, और आपने पंजाब में भी देखा कि मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। पंजाब के अवाम ने उन पर एक मरतबा फिर एतमाद का इज़हार कर दिया है। यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर तो मैंने आपको पहले भी बताया, बल्कि मैं आपको तकरीबन हर शो में मैं ये बताता हूँ कि पता नहीं अगले शो में आपके मैं यहाँ मौजूद हूँगा या नहीं हूँगा। हमारे तो यहाँ पर ये हालात है। बाकी शायद शिराजी साहब ने एक बात की कि यहाँ पर अमन है। मैं आपको शायद शिराजी साहब को शायद मालूम ना हो, हमारे गांव से यहाँ ताकाल से कच्चे के डाकू आकर यहाँ से बंदे को ले गए थे, जिनको गुज़श्ता रोज हमें तावान देकर वापस छुड़ा दिया है। ये यहाँ के हालात है। जहाँ पर जाहिर शाह साहब खुद रहे हैं हयाताबाद में, वहां पर आप अभी हयाताबाद थाने को कॉल करके वहां से FIR की कॉपीज निकाल ले। वहां पर तो हर रोज 10-12 वारदातें होती रहती है। हर रोज तकरीबन लोगों को अगवा किया जाता है, गाड़ियों को किडनैप किया जाता है। पिशावर में और बाकी पंजोता साहब कह रहे थे कि पंजाब में AC-DC के ट्रांसफर हो रहे हैं, ये हो रहा है। यहाँ पर तो एक पटवारी को भी जो है बगैर पैसों के ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तो बाकायदा दिन को रेट्स निकलते हैं कि DC क्या रेट है, कमिश्नर का क्या रेट है, DPO का क्या रेट है, सेक्रेटरी का क्या रेट है। यहाँ पर तो रोज रेट निकलते हैं। एक TMO डॉक्टर साहब मेरे पास खुद आया था, मुझे बोला कि मेरी ट्रांसफर है, आप जरा किसी को कह दे। मैंने कहा भाई मुझे छोड़े, आप जाए CM हाउस चले जाए और वहां से अपना काम निकलवा दे। वो वहां पर जाकर उन्हें 15 लाख रुपए देकर अपनी पोस्टिंग करवा कर मुझे कही कि मेरी पोस्टिंग होगी। मैंने कहा मैंने आपको कितना आसान तरीका बता दिया है। तो 15 लाख इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दे रहे आप लोग? उनके लोगों को देखिए, इमरान खान साहब से देखिए मिलने पर क्यों नहीं दे रहे आप लोग? डॉक्टर साहब, इमरान खान से मिलने पर कोई एतराज नहीं है हमें, लेकिन हम अडियाला जेल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरीट बनाना नहीं चाहते हैं। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि हम सेक्रेटरीट वहां पर बनाना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर तो आए रोज इनके कभी कहते हैं वो आज मिलते हैं, कभी कहते हैं आज बहनें मिल रही है, कभी कहते हैं आज दोस्त अहबाब मिल रहे हैं, कभी कह रहे हैं आज खैबर पुख्तूनख्वा की क़यादत मिल रही है। तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है आपको 15 दिन में एक दिन मिलना पड़ेगा। यहाँ पर तो ये लोग हर रोज कहते हैं हम मिलते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। और बाकी जो वो जिराला के बयानात है वो भी सारी दुनिया के सामने है कि वो किस किस्म के बयानात देते हैं। तारीख से कोई नहीं मिला। ठीक है, टाइम नहीं है, वक्त पहुंच जाता है। सबके अपने अपने पॉइंट्स थे, अपना पॉइंट दिया उन्होंने, मेरे पास वक्त ख़त्म हो जाता है। चारों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।